एंड प्रत्युष बेटा अपना हैंड रेज भी कर लेना साथ में। हाँ जी गाइस, तो मैं डी पार्ट का आपको बता रहा था, आपने पढ़ा था पीछे राइट साइड ड्यूटीज में लिखा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे लिखा है जरा बता सकते हो पेज नंबर पे एक बार, ताकि बाकी बच्चों को भी दिख जाए। आई थिंक राइट्स में होगा ये। देखो सबसे 7th पॉइंट है, नीचे बिल्कुल लास्ट में पेज के आखिरी में है। क्या लिखा है? अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेगेटिव सेंस में लिखा है। इसको अगर मैं पॉजिटिव सेंस में बोलता तो क्या बोलूंगा, इसी स्टेटमेंट को पॉजिटिव सेंस में बोलूंगा तो क्या बनेगी? फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एवरी पार्टनर कंसेंट नीड्स टू बी टेकन। ठीक है, क्लियर? अगर पॉजिटिव में बोलता है तो ऐसे बोलते हैं ना, तो इसने थोड़ा नेगेटिव में लिखा है, पढ़ने में कई बार समझ नहीं आता। सिंपल सा मतलब है कि यानी जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सबकी हामी होनी जरूरी है। किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो आप नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। उसका लॉजिक समझो। मैं और परीक्षा पार्टनर हैं, हमें एक दूसरे पे भरोसा है। याद करो मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप हर किसी के साथ नहीं करी जा सकती, क्योंकि आप उसके एक्सेस, दूसरे जो पार्टनर है उसके एक्सेस बाउंड हो जाते हो। कल को उसने कुछ भी गलत काम किया, आप फंस जाओगे। कल को उसने उसकी काम की वजह से लॉसेस हुए तो आपकी पर्सनल जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी लाइबिलिटी बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप ये सब देख दाख के ही पार्टनरशिप में एंटर करते हो। मैं और परीक्षा अगर पार्टनर है, परीक्षा कहती है सर परीक्षा कोई एक फ्रेंड का नाम बता जरा, वृंदा को छोड़ के। वृंदा तो यही है भाई, उसको तो मैं भी जानता हूँ है। अरे हाँ जी, मृणाली, जो भी है। मनाली। मृणाली। मृणाली, मैंने कहा मनाली, मनाली घूमने चलेगी। अच्छा मृणाली, सॉरी। हाँ, उसको जाके जोक मत बताना, मैंने ऐसे बोल दिया था। तो मृणाली, हाँ। तो ध्यान से सुनो, मान लो परीक्षा और मैं पार्टनर है। परीक्षा कहती है सर एक पार्टनर और रख लेते हैं मृणाली को, हमें जरूरत है, पैसा भी आ जाएगा, कैपिटल आएगा, वो आएगी तो पैसा लेके आएगी और हमारा बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। मैं उससे कहता हूँ भाई मैं तो जानता नहीं कौन मृणाली, मैं तो मिला नहीं आज तक। अरे नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बिल्कुल मतलब जैसी मैं वैसी वो। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, सॉरी हाँ परीक्षा, सॉरी बट प्लीज डोंट माइंड। क्योंकि देखो मेरा रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा, और मैं जब तक उसको नहीं मिल लेता, अच्छे से नहीं जान जाता, तब तक मैं हाँ नहीं कह सकता। हाँ अगर ऐसी बात है तो हम मिलना शुरू करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। अगर मुझे लगेगा कि हाँ हमारी एक्यूमेन मिलती है, यानी हमारा थॉट प्रोसेस मिलता है, तो फिर हम आगे सोच सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? यानी कि जब तक सारे पार्टनर, और सिर्फ मैं नहीं, सारे पार्टनर, इसमें मेजोरिटी वाला सीन नहीं होता भाई। मेजोरिटी वाला सीन तो वैसे कहीं भी नहीं था, है ना। हम तो हर जगह ही क्या बोल रहे हैं, अगर बिजनेस की बात थी कि बिजनेस कौन कैरी कर सकता है, हर एक पार्टनर कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पार्टनर को नया पार्टनर ऐड करने की बात कर रहे हैं तो सबका डिसीजन जरूरी है, सबका हाँ जरूरी है। किसी एक ने भी मना कर दिया तो आप पार्टनर, नया पार्टनर नहीं लेके आ सकते। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ई पार्ट, आर हैज गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू दी फर्म। आर ने फर्म को लोन दिया है और वो इंटरेस्ट मांग रहा है 10%। क्यू एंड सॉरी पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। वो मना कर रहे हैं, दोनों गलत है। ना तो 10% मिलेगा और ना जो वो क्यू और पी कह रहे हैं कि नहीं नहीं देना इंटरेस्ट, वो भी गलत है। हमें कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम। समझ आ गई बात? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके अंदर, नहीं मेंशन। चलो भाई 4th पे, आज मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको पता है जो लोग वैसे पढ़ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो डाउट्स होते हैं उसी को पिक करते हैं। क्लियर? तो मैं आज पूरा एक बार डिटेल में कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ के कई बार कंफ्यूजन आती है, समझ नहीं आता कि किस तरीके से आंसर करना है। अगला देखते हैं। बोथ सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। बोथ इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021, whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm on 1 अक्टूबर 2021। यानी क्या नाम है, बोस ने एक जो कैपिटल था वो और लगा दिया। ठीक है, लोन नहीं है कैपिटल है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, दोनों में फर्क होता है लोन और कैपिटल में, प्लीज ये याद रखना। तो ये कैपिटल लगाया 5 लाख का, और जो चैटर्जी है उसने लोन लिया है 50,000 का फर्म से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। बोस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। क्या मिलेगा उसके एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट? आंसर इज नो, क्योंकि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसके अंदर मेंशन नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, चाहे किसी ने भी ज्यादा लगाया हो कम लगाया। आगे, सरकार डिजायर्स दैट हिज son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share। क्या कह रहा है भाई वो? सरकार कह रहा है, सरकार कह रहा है, अभी 3 पार्टनर थे ना, बोस, सरकार और चैटर्जी।
तो सरकार कह रहा है मेरे बेटे को भी साथ में पार्टनरशिप में ले लो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मेरा हिस्सा था मैं अपने हिस्से में से आधा हिस्सा उसको दे दूंगा, यानी बाकियों का प्रॉफिट शेयर उतना ही रहेगा। समझ आ रही है बात? अब पढ़ के तो ना सही लग रहा होगा, हाँ ठीक बात है, इसमें क्या गलत बात है, वो अपने बेटे को लाना चाह रहा है, लिया है और अपने हिस्से में से तो दे रहा है, बाकियों का हिस्सा तो चेंज नहीं हो रहा। बट आंसर क्या होगा हमारा? नहीं ला सकता। सिर्फ प्रॉफिट शेयर की बात नहीं होती भाई, नया पार्टनर आता है सिर्फ प्रॉफिट शेयर नहीं, आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर उसके बेटे ने कोई गलत एग्रीमेंट साइन कर दिया तो उसके बदले में आप फंस जाओगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो इसीलिए अगर दोनों बाकी सारे पार्टनर राजी नहीं होते तो आप एज अ पार्टनर इसको नहीं रख सकते। Bose and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of bank, यानी बैंक जिस रेट पे lend करते हैं पैसा 12%, उसी रेट से हमें भी उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो क्या हम उससे 12% पे इंटरेस्ट ले सकते हैं? आंसर इज नो। अगर फर्म ने लोन दिया है तो फर्म कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती अनलेस एग्रीमेंट में लिखा हो। ठीक है, उल्टे वाले केस में हो सकता है, अगर फर्म ने लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर हो गया गाइस? ये बहुत कंफ्यूज करता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से वाले केस में 6% है, तो ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ये किस इंटरेस्ट की बात हो रही है? ये हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। समझ आ रही है बात? अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप चार्ज नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया गाइस? अगेन प्रत्युष सेम पॉइंट है बेटा, आंसर आपके सही है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर हेडिंग में वही लिखना है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 नीड्स टू बी फॉलोड। ठीक है, इट स्टेट्स एज अंडर, और उसके बाद फिर सारे एक एक पॉइंट का आप आंसर दे दो कि भाई जो आपने लिखा हुआ है उसी तरीके से। क्लियर हो गया गाइस? हाँ परीक्षा। सर अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वो वाली लाइन तो आएगी नहीं, एज अनलेस अग्रीड इन दी पार्टनरशिप। हाँ इसमें नहीं आएगी ना, वो जो लाइन इनमें है नहीं आएगा, वो इनमें नहीं नहीं आएगी आएगा ना। ना 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 ना। वो तब आती है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। ध्यान से सुनना, जो परीक्षा ने सवाल पूछा है ध्यान से सुनो बेटा। ये लाइन जो हम बोल रहे थे ना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड, ये कब आती है? जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। इनमें तो लिखा है ना भाई, देखो ऊपर ही लिखा है पहली लाइन में, एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, पहली लाइन में लिखा है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, ये नहीं लिखा होता एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तब आप लिखते कि अनलेस एंड अदरवाइज अग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड। समझ आ रही है सबको बात? क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे? चलो जल्दी से आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पॉइंट पे। ए एंड बी आर। अच्छा एक बात और, एक चीज और, ये जो हम जो डेट दे रखी है ना 1 अक्टूबर की, इस केस में तो इंटरेस्ट कहीं आया नहीं। अगर इंटरेस्ट 6% वाली बात आती तो आप 6% पर एनम लिखते। ठीक है, याद है ना, अब 6% पर एनम का रेलिवेंस आ जाता। चलो भाई फिफ्थ पॉइंट, ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35 and 20. On 1st October, A gave a loan of 8,000 to the firm. A ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, पार्टनर ने दिया है, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। Profit and loss account for the year ended 31st March 2022 shows a profit of 15,000. But the partners cannot agree on payment of the interest and on the basis of division of the profit. कि कैसे डिवाइड किया जाए प्रॉफिट को, वो आपस में एग्री नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए उस पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? 6% पर एनम, यानी कि आप देखो कितना लोन था 8,000, तो देखो जरा मैं कैलकुलेशन, 8,000 इंटू 6%, और क्योंकि आपने कब दिया ये लोन 1 अक्टूबर को, तो यानी कि 1/2 की जगह हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं 6/12, जितने महीने हैं उसके हिसाब से। महीने काउंट करने आते हैं भाई सबको। 1 अक्टूबर से कितने महीने होंगे? तो पहले 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर ये 1 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर होता तो आंसर क्या होता हमारा? इंटू 5/12। क्लियर हो गया? फिर 6 नहीं होता, इंटू 6/12 नहीं होता। ठीक है, इसीलिए प्रत्युष कोशिश करा करो यहाँ पे उसी तरह से लिखो 6/12, ताकि इजी रहे। वैसे ही आगे फिर गलती ना हो, नहीं तो फिर हम हर जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे गलती से। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा आपका, अमाउंट कितना आ गया? ये आ गया 15,000। तो नहीं, ये 15,000 तो इंटरेस्ट था, सॉरी। कितना अमाउंट आया ये? 2,400 रुपए, 240। तो 15,000 में से 240 आपका माइनस हो गया, तो ये बचा 14,760। ठीक है, 14,760 को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा? अभी तो देखो आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं वो नहीं बनाया,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, क्वेश्चन ने मांगा नहीं था। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आता है ना, एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन, कभी भी ऐसे वर्ड बोले एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिर्फ कैलकुलेशन बोल रहा है तो कैलकुलेशन आप इसी तरीके से करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे बोले ना शो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। समझ आ रही है गाइस सबको? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो याद रखने हैं। अगर सिर्फ कैलकुलेट करने को बोल रहा हो एंड शो दी कैलकुलेशन बोले, या कैलकुलेट दी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ दी पार्टनर्स, सिर्फ कैलकुलेशन बोल रहा है, तब तो आप कैलकुलेट रैंडमली जैसे करते हो वैसे करके दिखा दो स्टेटमेंट की फॉर्म में। लेकिन अगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है, ठीक। तो 14,760 कैसे बढ़ जाएगा, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, यानी 7,380 रुपीज। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ आया? बेटा आखिरी क्वेश्चन नहीं किया क्या? हाँ ये, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए जरा क्या है लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी ससलीन बताओ बेटा। सर ये 5th क्वेश्चन में हमें बनाना था एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, शो, सॉरी कहाँ लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। अब इसमें रीजन भी देना है बाय द वे। तो पहली चीज तो इसने इसने ये नहीं बोला कि आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सिंपल का है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड, तो आप यानी कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन साथ में रीजन भी देना था, ठीक है, कि आपका रीजन क्या है। तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। हाँ जी 6th पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स सिंस 1st April 2021, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, they contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad had given the loan of 1 lakh to the firm on 1st October 2021. Due to long illness, Harshad could not participate in the business activities. Profit for the year was 1,80,000. Dispute क्या है? He should be given, हर्षद कह रहा है he should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan. वो कह रहा है उसे कैपिटल और लोन पे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आंसर क्या है भाई, कैपिटल पे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। लेकिन लोन पे मिल जाएगा, लेकिन 6% नहीं, 10% नहीं मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, आंसर इज नो। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल। प्रॉफिट शुड बी, अब पता है क्या, इसको अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, हर्षद अलग और धीमन अलग। आप कैसे लिख सकते थे, सेम, अगर वही जैसे ऊपर वो आ जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला पैराग्राफ, कॉमन पैराग्राफ आ गया, उसके बाद मैं पहला पॉइंट ऐसे बना सकता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। समझ आ रही है बात? हर्षद और धीमन अलग अलग ना लिख करके, दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्स ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही बात के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक है, इस तरीके से करके। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आप इस तरीके से जो मेन मुद्दा है डिस्कशन का, सिर्फ उसका आंसर कर सकते थे। फिर इसी तरीके से तीसरा क्या है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीड्स टू बी इक्वल। हाँ जी, अगला और क्या झगड़ा हो रहा है, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम एज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, सैलरी। रेम्यूनरेशन मतलब सिंपल वही सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अमाउंट पेड फॉर द एफर्ट्स डन, ठीक है, जिसको हम दूसरी भाषा में सैलरी भी कहते हैं। तो वो सैलरी की बात कर रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए, नो सैलरी टू बी अलाउड। क्लियर हो गया? आगे अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन, मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया, काम खत्म। तो अलग अलग आंसर देने की जगह आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। समझ आ गया गाइस सबको? क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा 10 मिनट और लगाएंगे, आई नो मेरा बहुत टाइम लग गया इसके ऊपर, बट लेट्स स्पेंड 10 मोर मिनट्स टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसा बनता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट में आपको जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अवनी तेरी क्लास है बेटा, तो तू बाद में एक बार देख लियो, ठीक है, 10 मिनट बाद में स्पेंड कर लियो एक बार वीडियो पे, समझ में आ जाएगा। हाँ जी गाइस, तो जरा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, थोड़ा बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं इसको, थोड़ा साफ सुथरा सा।
हाँ जी गाइस, लो हाँ जी वृंदा, बेटा सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? Profit and loss appropriation account for the year ended. वेरी गुड, तो जरा जल्दी से लिख देते हैं। और उसके ऊपर भी एक चीज आती है वैसे बाय द वे, In the इन books दी of बुक्स ऑफ, ठीक है, जो भी नाम है पार्टनरशिप फर्म का वो आ जाता है। फिर हम हेडिंग डालते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्लीज कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं करना प्लीज, हाँ। अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है, जो भी आ जाएगा 31 मार्च फॉर एग्जांपल 2022, आपके लिए आगे जाके 2023 हो जाएगा, हो सकता है। इधर डेबिट क्रेडिट, और नीचे यहाँ क्या आता है? particulars amount. पापा, हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने नहीं बनाया ये पापा, हंस रहे हो तुम यार, मुझे किसी बच्चे ने सिखाया था। कहता सर पापा लिखना है ना मेरे को, अरे वाह सही है यार, ये तो मैं अगली बार से यूज करूंगा है। हाँ जी, चलो भाई पापा आ गया। वृंदा स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा इसको? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है याद है? सर यस सर, नेट प्रॉफिट जो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। वेरी गुड गाइस, इस बात को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कहां से होगी? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज, ठीक है। परीक्षा भी थोड़ी देर में लेता हूँ डाउट। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमने लास्ट क्लास में जब सीखा था तो हमने इस 1 लाख को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इतना छोटा सा नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके अंदर और भी आइटम आ सकती है। क्या आ सकती है? जो आइटम आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आपकी आ सकती हैं, ठीक है। ये कैसे आएंगी, लेकिन कब आएगी? अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर ये सब अग्रीड है, तभी आएगा ना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अग्रीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अभी तो हमने डिस्कस किया। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं, ठीक है। तो अब जो मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूँ वो बेसिक असम्पशन क्या है उसके अंदर, कि हमारी पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर ये सारी चीजें अग्रीड हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ वृंदा पूछो क्या सवाल है। सर जो आपने सैलरी बोला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ना, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल सैलरी की बात करते हैं जो हम एम्प्लॉइज को देते हैं, वो P&L में आई होगी जब आपने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकाला ना। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझ लो सारे लोग। भाई आपने जब P&L जो ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया 1 लाख का P&L से, तो आप ऑलरेडी जो फर्म के बाकी खर्चे थे वो सब माइनस कर चुके हो, ठीक है। लेकिन पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को जो सैलरी देनी है, कमीशन देना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, वो सारी चीजें यही आएंगी। क्लियर हो गया गाइस? वो अभी तक आपने नहीं दी, समझ आया? चलो, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अरे मैंने तो आपको लिख के भी दिखा दिया। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ये बताओ कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये खर्चा है या ये फर्म की इनकम है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताना, हमेशा याद रखो। 11th क्लास से सिखा रहा हूँ, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं और हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? हाँ जी बताओ भाई, कौन बताएगा? ससलीन। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल के ऊपर, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो कौन सी साइड एक्सपेंस साइड होती है? आपको याद होगा, ये एक्सपेंस साइड होती है आपकी और ये इनकम साइड होती है, ठीक है। तो डेबिट साइड आपकी एक्सपेंस साइड होती है। सेम जैसे आप P&L बनाते थे भाई, P&L में सारे खर्चे किधर आते थे? डेबिट साइड पे आते थे ना। तो सेम P&L जो एप्रोप्रिएशन है उसमें भी उसी का तो एक्सटेंशन है, मैंने बताया था ना, उसी का एक्सटेंशन है।
तो जो रूल वहां फॉलो होते थे वो भी यहाँ भी वही रूल फॉलो होंगे। तो यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया गाइस? अब मैं यहाँ आसान करने के लिए पार्टनर लेके चल रहा हूँ एक्स और वाई, ठीक है, मोस्टली यही चल रहा होगा, मैं सब जगह एक्स वाई लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज जो नाम होगा वही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे जो भी एक्सपेंस का नाम था, जैसे इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, टू इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, टू इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने टू इंटरेस्ट लिखा तो जो वृंदा ने सवाल पूछा था इंटरेस्ट तो कहाँ गया होगा P&L में, ये इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो प्लीज इसको पूरा लिखना। इसी तरह जब हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी टू पार्टनर या पार्टनर सैलरी पूरा लिखेंगे, सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कमीशन से नहीं चलेगा। क्लियर? गलत हो जाएगा अगर आप वो लिखोगे, उसका मीनिंग गलत आएगा। और आप देख रहे हो जितने पार्टनर है मैं उन दोनों का नाम नीचे करके लिख रहा हूँ इनर कॉलम में, तो एक्स और वाई आ गया। सपोज करो मैं अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अगली क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये मान करके चल रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट कितना है तो उसको दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स का इंटरेस्ट है 4000 और वाई का इंटरेस्ट है 6000। अगेन कैसे कैलकुलेट हुआ बाद में समझे। टोटल कितना हो गया 10,000। समझ आ गई बात? तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है, इनर कॉलम में ब्रेकअप आएगा और आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट आएगा। सही है, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या था, टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, एक्स एंड वाई। मान लेते हैं एक्स को 10,000 और वाई को 20,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000। गाइस अभी नोट नहीं करेंगे प्लीज, सब लोग इधर फोकस करो, देखो एक मिनट, बाद में अभी मैं चेंज करता रहूंगा, फिर बाद में कहोगे ये क्या हो गया। हाँ जी, अगर पार्टनर की सैलरी एक्स को 10,000 मिल रही है, वाई को 20,000 मिल रही है, तो इस तरह लिख दिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वाई को मिल ही नहीं रही तो आप ऐसे कर सकते हो सकता है ना भाई, एक पार्टनर को मिल रही है एक को नहीं मिल रही। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप फिर भी वाई का नाम लिखो, ठीक है। आप अवॉइड कर सकते थे, आप सीधा लिख सकते थे टू पार्टनर सैलरी ब्रैकेट में एक्स और यहाँ पे 10,000, आप ऐसे भी लिख सकते थे सीधा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन मैं स्टिल बोल रहा हूं कि आप जैसे आप फॉलो करते आ रहे हो तरीका, उसी तरह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा कि अगर आप इस तरह लिखोगे तो इससे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो आप ही के लिए आसान हो जाएगा समझना। नहीं तो पता क्या होगा, पता चला आपने एक्स और वाई लिखा नहीं और फिर पता चला एक्स का वाई में चला गया, वाई का एक्स में चला गया। अगर इस तरह लिखोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। तो जिसका भी सैलरी बनता है आपने वो लिख दिया, जिसका नहीं बनता नहीं कर दिया। क्लियर? अगर पार्टनर सैलरी था ही नहीं तो मैं लिखूंगा ही नहीं फिर तो, ये तो मैं तभी मान के चल रहा हूं जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टू पार्टनर कमीशन, ये सारे के सारे खर्चे है कि नहीं है भाई पार्टनर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगेन कमीशन का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं इसका 6,000 है, इसका 4,000, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, फिगर्स कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गया? टोटल 10,000 है। और क्या था भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था वृंदा फर्म के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस या इनकम? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एक्सपेंस। सर कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली। क्यों? नहीं सोचो, नहीं ऐसे सर, कैसे हो सकता एक्सपेंस है? एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस लॉजिक होगा। लॉजिक बताओ, ड्राइंग्स क्या होती है पहले ये बताओ, ड्राइंग्स क्या है? सर ड्राइंग्स वो होती है जो हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं अपनी वेरी गुड। कैपिटल में से। यानी फॉर एग्जांपल तू और मैं पार्टनर थे, तूने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले, अब उस पे इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? सर फर्म हमें इंटरेस्ट दे रहा है ना। अच्छा, तू पैसे भी तू ही निकाला और इंटरेस्ट भी फर्म ही तेरे को देगी? नहीं 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 सोच सोच हम एक बार, लाइक कोई बात नहीं, शांति से सोच, कोई बात नहीं, ध्यान से सोच। भाई पैसे तूने निकाले, फर्म के पैसे थे, तूने निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, और इंटरेस्ट भी उसके ऊपर फर्म ही तेरे को देगी, तो तू क्या कह रहा है सारे पैसे निकाल लेते, फर्म इंटरेस्ट देती रहेगी, है ना? ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। अगर मैं पैसे निकाल रहा हूँ फर्म से तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना फर्म को, कि भाई मैं फर्म के पैसे यूज यस कर रहा हूँ सर। अपने पर्सनल पर्पस के लिए। क्लियर हुआ? तो इसलिए कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक चीज सोचो हमेशा। तो अगर पार्टनर फर्म को पैसे दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है तो वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस या इनकम? इनकम। समझ आया? फर्म को तो पैसे मिल रहे हैं ना भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है तो उसके लिए इनकम हो गई। अब क्योंकि इनकम है तो किधर आएगा, इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ड्रॉइंग।
ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अगेन, एक्स और वाई मान के चलते हैं, इसका 400 है, इसका 600 है, तो कितना आ गया 1000। क्लियर हो गया गाइस, सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? आगे चलो। चलो एक मजेदार चीज और दिखा रहा हूँ, नई चीज आ रही है अब। टू रिजर्व या फिर टू जनरल रिजर्व, कोई बता सकता है जनरल रिजर्व क्या होता है? एनीबॉडी? कौन ट्राई करना चाहेगा? हाँ स्निग्धा बताओ बेटा। जनरल रिजर्व होता है जो हम पैसे कुछ बचा के रखते हैं कि कोई अनसर्टेनिटीज के लिए। राइट, पैसे की जगह वर्ड में यूज करूंगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आप याद करो हमने एक चैप्टर पढ़ा था 11th में, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, याद आ रहा है? तो उसमें जो रिजर्व था ये वही रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व अलग अलग तरह के होते थे ना, जनरल नेचर का होता था, स्पेसिफिक नेचर का होता था, तो ये वही रिजर्व है, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व क्या होता था? सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को अलग करके रख रहे हैं। तो आप ये जो ऊपर 1,00,000 रुपया है, आप अल्टीमेटली अभी क्या कर रहे थे? कुछ पार्टनर को बांट रहे थे ना, कुछ इंटरेस्ट के नाम से, कुछ सैलरी के नाम से, कुछ कमीशन के नाम से, और जो बाकी बच गया वो प्रॉफिट के नाम से। अल्टीमेटली कहां जा रहा है ये सारा का सारा प्रॉफिट? पार्टनर्स के पास जा रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर? तो अगर फर्म को लगता है कि कुछ पोर्शन प्रॉफिट में से अलग करके रखना चाहिए रिजर्व में, तो वो यहां आ जाएगा टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, सिर्फ रिजर्व भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में मेंशन हो वो आप नाम यूज कर लेना। क्लियर हो गया? अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में कैसा आ सकता है। अभी डाउट लेता हूं 2 मिनट जरा सब लोगों के। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा आ सकता है। क्वेश्चन में लिखा आ सकता है रिजर्व is to be created at the rate 10% of net profit। ध्यान से देखो, रिजर्व is to be created for 10% of net profit, यानी कितना रिजर्व बनाऊंगा मैं परीक्षा? देखो आपके सामने सवाल है। 2 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10%। 2 लाख कहां से उठाया तूने, पहले तो ये बता। मुझे लगा 2 लाख का नेट प्रॉफिट को याद था। अच्छा, तो किसका? देखो भाई ध्यान से देखो, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको इसका 10% निकालें या इन दोनों के टोटल का 10% निकालें। ध्यान से देखो, आ रही है बात समझ में? और एक और भी डाउट आता है, इन दोनों का टोटल करके ये माइनस करके फिर जो बचेगा उसका 10% निकालें। समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आती है? ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब परीक्षा दोबारा से पूछता हूँ आपसे, आंसर बताओ किसका 10% इस केस में? 1 लाख का 10%। वेरी गुड, 1 लाख का ही 10%। क्यों? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये रहा भाई नेट प्रॉफिट, इसी को तो बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो हम P&L से ट्रांसफर करते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, फिर तो सीधा सीधा 1 लाख का आ जाएगा, काम खत्म। तो इस केस में कितना हो जाता? जनरल रिजर्व 1 लाख का 10%। क्लियर? नीचे करके दिखाता हूँ, सॉरी ये तो नीचे कर रहा था ना मैं। लो, तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। समझ आ गई बात? तो अगर ये वाला केस होता तो यार जनरल रिजर्व कितना आ जाता? 10,000। अब प्लीज जनरल रिजर्व के नीचे एक्स वाई मत कर देना, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई तो वहीं आ रहा है ना जहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जनरल रिजर्व सीधा सीधा एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी करेगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। समझ आ गई बात? अब इसमें एक और सिनेरियो आ सकता है। क्या आ सकता है? ध्यान से देखेंगे, रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड at the rate 10% of divisible profit। क्लियर हुआ? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब भाई ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ जी, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट विच इज available for distribution to the partners। प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट जो अवेलेबल है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं, समझते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट किसको कहते हैं। क्या ये 1 लाख रुपया डिविजिबल प्रॉफिट है? आंसर इज नो। इसको तो हमने बोला नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल क्या है भाई? आप ये 1 लाख रुपया जो था, इस 1 लाख रुपए को डिवाइड करने वाले हो
एज अ प्रॉफिट? भाई आपको इस 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो देना है, प्लस साथ में ये 1000 का भी तो फायदा हुआ ना जो फर्म को, इसको भी तो काउंट करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस किया, और जो जो चीजें आपको देनी थी पार्टनर को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब दे दिया। ठीक है, अगर मैं ये सब दे दूं तो कितना बचा प्रॉफिट बताओ जरा। तो 1,01,000 में से 30,000 माइनस करो, कितना आया? बताओ भाई, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 71 होगा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। 71,000। 1,01,000 में से 30,000 गया ना, तो 71,000 आ गया। क्लियर हो गया? मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया। आपने 1 लाख में 1,000 ऐड किया, यानी पूरी इनकम साइड ऐड करी, और माइनस कर दिया, और जितने भी सारे आपके एक्सपेंसेस थे 10,000, 10,000, 10,000, ये तीनों चीजें माइनस करी। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। अगर इसका 10% होता तो इस तरीके से निकलता। क्लियर हो गया गाइस? यानी ये कितना आ जाता? 71,000 का 10%, यानी कि 7,100। तो मैं अभी यही वाला केस लेके चलूं, मैं बी वाला केस लेके चल रहा हूं। ये ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। मैंने जो आंसर करा है ये बी के हिसाब से, तो कितना आएगा? 7,100। समझ आ गई बात? तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। परसेंटेज किसका लिखा है? नेट प्रॉफिट का लिखा है या डिविजिबल प्रॉफिट का लिखा है? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट। तो जरा देखते हैं भाई टोटल कितना आ गया। ये था 1,01,000। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 71,000 में से 7,100 और माइनस कर देते हैं। तो सॉरी, यहाँ तो टोटल ही आएगा। हाँ जी, बताओ कितना आएगा? 71,000 आ रहा था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से 7,100 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63,900। देखो 1,01,000 में से तीनों चीजें माइनस करोगे ना, 37,100, तो यही आएगा। क्लियर हुआ गाइस यहां तक? हाँ जी, अब ये जो बचा ये क्या है? प्रॉफिट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें? जो पार्टनर्स है उसमें बांट देंगे, एक्स और वाई। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं इनकी रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? 31,950 यहाँ आ गया, और 31,950 यहाँ आ गया। दिस इज हाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लुक्स लाइक। आई बात समझ में? कितनी आइटम है इसके अंदर प्रत्युष? डेबिट साइड पे कितनी आइटम है बेटा? 5 आइटम। याद रखना है, डेबिट साइड पे कितनी है? 5। क्या 5 से कम हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। ये तो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट में ये चीजें हैं कि नहीं। अगर एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो उसको हटा देंगे, पार्टनर सैलरी नहीं है तो उसको हटा देंगे, कमीशन नहीं है तो उसे हटा देंगे, रिजर्व की बात नहीं करी है तो उसे हटा देंगे। समझ आई? क्लियर हो गया? तो 5 मैक्सिमम है ये, यानी ये पूरा मैंने एग्जॉस्टिव बनाया है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता। और क्रेडिट साइड पे कितनी आइटम है परीका? 2 आइटम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये याद कर सकते हैं, सिंपल सा है भाई, कितना आसान है। अगर हम 11th के कंपैरेटिवली करें, 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई लिमिट ही नहीं थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भाई क्या क्या आ सकता था, पता नहीं, कुछ भी आ जाता था, है कि नहीं है? मैंने आइडिया दिया था आपको कि भाई जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, जो डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसको हम एग्जॉस्टिव बना ही नहीं सकते, लेकिन ये एग्जॉस्टिव है। 5 आइटम आपकी डेबिट साइड पे और 2 आइटम आपकी क्रेडिट साइड पे। समझ आ गया? क्लियर हो गया गाइस सबको? सिर्फ इतना ही है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? किसी को डाउट यहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का? नेट प्रॉफिट। यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद जो जो क्वेश्चन में बोला वो देख करके बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी परीक्षा, अब डाउट पूछो बेटा। क्या सर जो क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय नेट प्रॉफिट, उसमें हम वो लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? लिख सकते हो, लेकिन आम तौर पे लिखने का तरीका हमारा क्या है? बाय नेट प्रॉफिट लिखने का। ये सिर्फ लिखने का तरीका, अदरवाइज टेक्निकली तो बिल्कुल जो आपने बोला, मैंने लास्ट टाइम 11th में सिखाया भी था
कि एंट्री के हिसाब से तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री के हिसाब से तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, एंट्री के हिसाब से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए। तो टेक्निकली गलत नहीं है परीक्षा जो आप पूछ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे क्या लिखते हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय नेट प्रॉफिट के आम भाषा में सबको समझ में। हाँ सचलीन, सर जनरल रिजर्व तो लायबिलिटी होती है, तो उसको एक्सपेंस साइड पे क्यों करा है? क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में से हटा रहे हैं। प्रॉफिट किधर है तेरा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे है, अब उसको कम करना है तो एंट्री किधर आएगी, डेबिट साइड पे। अभी तो हम ये क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर तो जर्नल एंट्री करती, लाइबिलिटी क्रिएट करती, कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, कोई भी रिजर्व बनाते हैं, तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड, अभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आ गए। अदरवाइज जब हम सपोज करो क्या बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे होते, 11th की बात करूं, तो क्या एंट्री होती थी, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यही होती थी कि नहीं होती थी? वहां भी तो Yes, बनाया sir. था रिजर्व, तो वहां भी तो यही होती थी। हम्म। अब बस वहां प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ये रिजर्व कहां से बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके सर। और ठीक सर है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएनएल में आएगा? हाँ ये तो रह गया भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने लिखा ही नहीं है कहीं, है पकड़ लिया सचिन ने, कुछ नहीं छोड़ती है। ये गौर से देख रही होते, कुछ तो मौका मिले सर को पकड़ू कहाँ गड़बड़ है। अब मैंने तो बोल दिया भैया, अब मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि ये एग्जॉस्टिव है कि 5 चीजें कहाँ पे, एक्सपेंस साइड में, और 2 चीजें इनकम साइड में। मैं तो बोल दिया ये एग्जॉस्टिव है, यानी इसके अलावा कुछ और इसमें नहीं आएगा। अब मैंने बोल दिया तो भैया मैं तो चेंज करूंगा नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ तो नहीं आएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ तो नहीं आएगा। अब आप सोचो कि कहाँ आएगा और उसका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा देख करके आना। ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मैं काम दे रहा हूँ, और कुछ होमवर्क भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा कुछ होमवर्क में। गाइस क्वेश्चन जो दूंगा ना होमवर्क के, वो मैं आपको मैसेज करूंगा, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एक आध कॉन्सेप्ट अभी रह गया आपका, तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चंस कर पाओगे और कौन से नहीं। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क जो दूंगा देख करके आपको मैसेज कर दूंगा। गाइस एक बात और याद रखना, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं खास करके लिए, उनके लिए बोल रहा हूँ, वृंदा एंड प्रत्युष, बेटा आप लोगों को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेरा तरीका क्या होता है, मैं क्वेश्चंस पहले खुद करके नहीं दिखाता। आपने अगर अब तक नोटिस किया हो तो मैं क्वेश्चन पहले खुद करके नहीं दिखाता। क्यों? मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन पढ़ना भी सीखो। अभी तक क्या होता था, हमारी आदत क्या होती थी कि टीचर पढ़ पढ़ के सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, एक सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, यही होता था कि नहीं होता था? तो अब ये बेटा 12th में चेंज करनी पड़ेगी आदत। मैं ये ऑलरेडी 11th में ही बाकी बच्चों की जो मेरे से पढ़ते आ रहे हैं चेंज करवा चुका हूँ, है कि नहीं? शुरू में दिक्कत आई थी, मुझे याद है 11th वालों को, है आई थी कि नहीं आई थी शुरू में, जब 11th में तुमने शुरू में अपने आप करना शुरू किया था, सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ऐसा होता था बहुत बार, है। फिर जब एक बार समझ आ गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, खुद ही दिमाग मारना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद को पढ़ना आना चाहिए, खुद को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज को सीखना है अपने को। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चंस करो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए, आपको पढ़ के समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो प्लीज डू डिस्कस विद मी, रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, मुझे बताओ सर ये वाला प्लीज समझ नहीं आ रहा, कैसे करना है, मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, गाइड कर दो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह करना है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले सवाल आप करो, और अगर आपको लग रहा है ना, डाउट लग रहा है यार पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, गलत कर दो। मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, अगर आप 5 गलत करोगे ना, आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि आपने 5 करे। अगर आप करोगे तभी अपनी गलती समझ आएगी कि हाँ इसमें ये वाला पॉइंट मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था या कर रही थी, मुझे इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहेगा, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा एक भी नहीं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन पहले आपसे कराऊंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? ठीक है गाइस, तो